हेलो। वेलकम टू इंसेप्शन क्लास। हमारी एक सीरीज़ चल रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जिसमें लगभग 20 प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या करंट अफेयर से हो सकते हैं। आप सभी को उन क्वेश्चंस के आंसर देने और अंत में कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि 20 में से आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही हैं। साथ ही साथ लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन देकर रखा है जिसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आप कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपने वीडियो को रोकिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये सभी वही क्वेश्चन है जो सचिन सर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और उसके ही एमसीक्यू आपके सामने उपलब्ध कराए गए हैं। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आपके पास ऑप्शन है तारक केंद्र, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो हम सभी डीएनए के बारे में जानते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का है वो वाटसन और क्रिक ने दिया। तो नाभिक के अलावा डीएनए माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप आप सभी ने सही उत्तर दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र, जिसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है? पेयर में बताना है, युग्मों में बताना है। ऑप्शन है आपके पास 22, 23, 21 या 24। तो एक ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आपको आंसर करना है। तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर इनको हम पेयर में देखें तो पेयर हो जाएंगे 23। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आप सभी ने प्रोटीन वाली एक श्रृंखला जो सचिन सर ने स्टार्ट की थी, पोषक तत्वों के बारे में आपने ज़रूर देखी होगी और आपको पता चला होगा कि सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में, पचाने में सहायक होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, टाइलिन। ऐसे बहुत सारे एंजाइम ह्यूमन बॉडी में हैं। तो आपको बताना है जो सलाइवा होता है, लार, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। तो सही उत्तर है टाइलिन। टाइलिन एक एंजाइम है जो सलाइवा या लार में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितने सलेवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती है, मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। आपको उत्तर करना है 1, 2, 3 या 4। चलिए अगला प्रश्न है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। ह्यूमन बॉडी में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा नियंत्रित करता है। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको सही उत्तर बता दूं, इंसुलिन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, मछलियाँ क्या उत्सर्जित करती हैं? तो आप सभी ने प्रोटीन वाला सेक्शन पढ़ा होगा। सर ने बताया था कि उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड कुछ भी हो सकता है। तो मछलियाँ क्या उत्सर्जित करती हैं? तो जो सबसे ज़्यादा जहरीला पदार्थ है मछलियाँ वही उत्सर्जित करेंगी, क्योंकि वो लंबे समय तक पानी में रहती हैं। तो मछलियाँ अमोनिया उत्सर्जित करती हैं, जबकि इंसान यूरिया उत्सर्जित करते हैं। तो अमोनिया इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में एक पूना समझौता हुआ था। तो उस पूना समझौता के प्रावधान क्या थे? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखना। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन सी, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। या ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो महात्मा गांधी और V.R. अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। जब महात्मा गांधी उस समय जेल में थे तो B.R. अम्बेडकर की मांग थी जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन दिया जाए, जैसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन है।
लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर दोनों की सहमति से यह डिसाइड हुआ कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण के साथ हम निर्वाचन क्षेत्र बनाएंगे, संयुक्त रूप से, ना कि पृथक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अगर आपने पॉलिटी का लेक्चर देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर बता पाएंगे। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। तो मैं आपको बता दूं, आज के समय में भारत का राष्ट्रपति और भारत का जो हमारे राज्यों के गवर्नर होते हैं वो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। अगर इनके अनुच्छेद आपको याद करने हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको याद रखना है 1, 2, 3 और 2, 1, 3। 1, 2, 3 के माध्यम से जो राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं, और अनुच्छेद नंबर 2, 1, 3 की सहायता से जो हमारे राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। तो आपका प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिंटो मार्ले या फिर मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो हम सभी जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार जो था वो 1909 में आया था, और इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारत की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। यहीं से मुसलमान वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में आया था। इससे क्या परिवर्तन आया? तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन, द्वैध शासन की प्रांतों में स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से की गई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस हैं ऑसबॉर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, पीसी भट्टाचार्य या मोरारजी देसाई। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है आपके पास सीडी देशमुख। देखिए प्रश्न को समझिए, अगर पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे तो आपका आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आंसर है सीडी देशमुख। यहाँ पर एक और पॉइंट अगर आप देखना चाहें इकोनॉमी की दृष्टि से, तो ये जो मोरारजी देसाई हैं ये हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं, और यही बजट को पेश करने, सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश करने वाले व्यक्ति हैं। मोरारजी देसाई ने लगभग 10 बार बजट को पेश किया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। 25वें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हम सभी जानते हैं अभी हाल ही में 2019 के समय ही आंध्र प्रदेश में 25वें हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो अब हाई कोर्ट बना है तो इसके मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। ऑप्शंस है दीपांकर दत्त, अजय कुमार मित्तल, जेके माहेश्वरी या गीता मित्तल। तो सही आंसर है जेके माहेश्वरी। जो 25वें नंबर का आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट बना है उसके न्यायाधीश हैं जेके माहेश्वरी। हाँ, लेकिन इसके अलावा जो ऑप्शन ए, बी और डी हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो दीपांकर दत्त हैं इनको हाल ही में बम्बई हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। अजय कुमार मित्तल ये हमारे मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं। और गीता मित्तल ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जम्मू एंड कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा थैंक्स मॉम अभियान चलाया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या दिल्ली। तो पर्यावरण दिवस अभी हमने मनाया था 5 जून को। हर साल हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और इसी दिवस के अवसर पर थैंक्स मॉम अभियान चलाया गया। तो ये चलाया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश की सड़क का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से।
तो हम जानते हैं हमने 159वीं रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती को मनाया। तो इस अवसर पर इज़राइल की जो पुरानी कैपिटल थी, आप सभी को पता होगा, तेल अबीब थी, और अभी जो नई कैपिटल है वो जेरूसलम है। तो इज़राइल की जो पुरानी कैपिटल थी तेल अबीब, वहाँ पर एक सड़क का मार्ग का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है। तो इज़राइल इसका ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में अजित जोगी जी का निधन हो गया है। अगर आप न्यूज़ चैनल थोड़ा बहुत देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता होगा। हाल ही में अजित जोगी जी का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो हमें दो मुख्यमंत्रियों के नाम याद रखने हैं, एक अजित जोगी जी हैं और एक है बाबूलाल गौर। तो बाबूलाल गौर तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसी प्रकार अजित जोगी का भी निधन हो गया है। तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो अजित जोगी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग डिसीज कैसे होती है? विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग में, पेंट विनिर्माण उद्योग में या कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को। तो ब्लैक लंग्स डिसीज जो है वो कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। एरोसॉल का उदाहरण है दूध, नदी का जल, धुआं या रुधिर। रुधिर मतलब ब्लड। तो एरोसॉल का उदाहरण है, तो सही ऑप्शन है आपके पास धुआं। धुआं एरोसॉल का उदाहरण है, जबकि दूध एक पायस है। दूध एक पायस है और धुआं एरोसॉल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रायः उपयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, उपयुक्त सभी। तो अगर इतने ऑप्शंस नहीं हैं तो आपका एक ही आंसर सही हो जाता, सिल्वर आयोडाइड। लेकिन यहाँ पर सभी कुछ अवेलेबल है, तो उपयुक्त सभी कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोगी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एथिलीन, एसिटिलीन, ईथेन या मीथेन? तो सही आंसर है एथिलीन। एथिलीन गैस का उपयोग हम कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो फ्रियोन एक गैस है, इसका उपयोग आप बताइए कीटनाशी, शाकनाशी, प्रशीतक या कवकनाशी के रूप में प्रयोग होता है। तो फ्रियोन एक कूलेंट है, मतलब एक प्रशीतक है, तो प्रशीतक की तरह इसका प्रयोग करते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल या फंजाई? तो जो पौधे आपने देखे होंगे हाईवेज के किनारे, रोड के किनारे होते हैं, और गाड़ियों से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण उन पेड़ों की छाल पर एक लेयर, हरी से कलर या भूरे कलर की लेयर बन जाती है, उसे हम बोलते हैं लाइकेन। तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइकेन। और ये आपका अभ्यास प्रश्न, किस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 76। आपका जो भी उत्तर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ 20 में से आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं आप वही भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।